स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जंक्शन के लेक्चर नंबर 2 में जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट चल रहा था उसका। तो विद्युत क्षेत्र में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट लेक्चर था उसके लास्ट में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आवेश होता है उसको संसूचित करने के लिए कि किसी धातु पे या किसी भी पदार्थ पे आवेश है या नहीं, उसको जो संसूचित करना मतलब उसको जानने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो विद्युतदर्शी और अपने सिलेबस में केवल इलेक्ट्रोस्कोप ही है। तो ठीक है ना। तो विद्युतदर्शी का कुछ डायग्राम मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, ऐसा डायग्राम होता है और आपकी स्क्रीन पे आ रहा भी होगा जो मैंने गूगल से डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का वो दिखता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कांच की बोतल होती है, ये पूरी कांच की बोतल है और इस कांच की बोतल में सबसे पहले अपने को एक धातु की रोड जो हमने यहाँ पे डाल रखी है, धातु की रोड डालनी होती है और ये कॉर्क लगा होता है वो अधातु पलक होता है, मतलब ये धात्विक नहीं होता है, अधातु होता है। तो मतलब इससे करंट पास नहीं हो सकता या आवेश इससे नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो इससे हम ये धातु की रोड डालेंगे, धातु की रोड डालेंगे और इस धातु की रोड के ऊपर जो चक्ति लगाई हुई है ना, वो धातु की चक्ति होती है, मतलब धातु होता है और ये इसकी चक्ति होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमें और नीचे ये जो दो नीचे आपको ये पतली पतली धातु की ये दिख रही है ना, ये होती है सोने की। जो स्वर्ण पत्र होता है इसको स्वर्ण पत्र बोला जाता है, ये सोने की लगी हुई होती है। अब आपको मैं बता दूं सोने की क्यों ली जाती है, क्योंकि सोने की आपको पढ़ा होगा आपने 8th क्लास या 9th क्लास में कि सोने की आघात बढ़नीयता सबसे अधिक होती है। मतलब सोने को पीट पीट के इतना पतला किया जा सकता है और इसकी तन्यता भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा पतला होगा वो उतने ही कम आवेश में भी अपने मतलब वो जो प्रतिकर्षण हो वो महसूस करने लग जाएगा। जैसे कोई भारी वस्तु हो तो उसमें प्रतिकर्षण हो तो भी वो महसूस नहीं करेगी क्योंकि वो भारी है तो हिलेगी नहीं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पतली से पतली हो जाएगी ना, तो इस पर जो छोटा सा आवेश आएगा ना तो भी ये महसूस करने लग जाएगी और अपने को ये पता चल जाएगा कि इसमें आवेश है या नहीं है। तो जैसे ही इस शक्ति के पास हम धनात्मक आवेश लाते हैं, तो धनात्मक आवेश लाते हैं तो इस शक्ति पे क्या है, पहले तो ये उदासीन थी, इस पे कोई आवेश नहीं था। तो बाद में जो मैंने आपको बताया था कि प्रेरण के द्वारा जैसे हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसमें प्रेरण के द्वारा इसमें पूरी में शक्ति में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको पूरा देख सकते हो। तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस रोड पे ये इस रोड से टच है तो इस रोड पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो मैंने दिखा रखा है धनात्मक चार्ज आ रहा है इस रोड पे। तो ये रोड पे जो धनात्मक चार्ज आएगा वो इस सोने की पन्नियों में जाएगा, इन सोने की पत्थर में जाएगा, स्वर्ण पत्थर में जाएगा। तो ये जो हल्का सा चार्ज आएगा उससे ये दूर हो जाएगी और ये दूर होते ही अपने को पता चल जाएगा कि भाई इस रोड में आवेश है और इसमें आवेश संशोधन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। और अब मैं थ्योरी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के संशोधन के लिए स्वर्ण पत्र या विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही संवेदी होती है, मतलब बहुत ही संवेदनशील होती है, मतलब छोटे से छोटे आवेश के टुकड़े के बारे में भी आपको बता देगी कि इसमें आवेश है या नहीं है, ठीक है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का कुछ डायग्राम इस प्रकार से और इसकी छोटी सी थ्योरी है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं बता सकता हूँ कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच की बोतल होती है जिसमें कॉर्क लगा होता है, जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क लगा होता है, ठीक है। कॉर्क से पार होते हुए एक धातु की छड़ लगी हुई होती है जिसके ऊपरी सिरे पर धातु की चक्ति तथा निचले सिरे पर स्वर्ण पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। तो जब आवेशित छड़ को धातु की छड़ी चक्ति की से स्पर्श कराते हैं या पास मिलाते हैं, ठीक है, इससे स्पर्श कराते हैं या पास मिलाते हैं, ठीक है, जिससे स्वर्ण पत्थर एक दूसरे के विपरीत फैल जाते हैं, ठीक है। जब पास मिलाते हैं तो जो आवेश होता है वो रोड में पॉजिटिव आ जाता है और चक्ति में नेगेटिव आ जाता है, जिसके कारण स्वर्ण पत्थर दूर दूर हो जाते हैं। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। तो इस प्रकार से छोटा सा जो आपको बता दो क्वेश्चन बनता है इसमें 2 या 3 नंबर का, तो आप इसको बढ़िया से तरीके से तैयार कर लो और कुछ डायग्राम इस टाइप से इसका बनता है। अब नेक्स्ट आता है कि आवेश का मात्रक। आपको पता है यूनिट ऑफ चार्ज अपने 11th क्लास में आवेश का मात्रक वो सारे मात्रक निकालने पड़े थे, लेकिन आप भूल चुके होंगे। तो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है एसआई पत्ती के अनुसार। एसआई पत्ती के अनुसार आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है कि किसी भी तार या किसी भी धातु से मतलब कितना आवेश निकलता है, कितना आवेश निकलता है और कितने समय में निकलता है। तो मतलब विद्युत आवेश अपॉन समय कि कितना आवेश निकला और कितने समय में निकला। जैसे 50 आवेश निकले, 50 कूलाम आवेश निकला और 2 सेकंड में निकला, तो 50/2 मतलब 25 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा को अपन आई से डिनोट करते हैं और विद्युत आवेश को क्यू से, और समय को तो टी से पता ही है आपको, टी मतलब सेकंड। तो क्यू इक्वल टू आई टी हो गया। इससे इसको इधर ले जाएंगे तो क्यू इक्वल टू आई टी हो गया। तो क्यू इक्वल टू आई टी। अब क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और आई आई जो धारा होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर,
और जो टी है समय, उसका मात्रक होता है छोटा से छोटा सेकंड, ठीक है। तो विद्युत आवेश की विमा कैसे निकाल सकते हैं? विद्युत आवेश की विमा, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि विमा वाला लफड़ा क्या है, इसमें एम और एल कहाँ से आ गई। तो मैं बता दूं आपको, जो विमा निकालते हैं उसमें एम मतलब मास होता है, द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखो गुलाम के आवेश, जो गुलाम का मात्रक निकाला आपने, वहाँ पे कहाँ पे भी मास का जिक्र हो रहा है क्या? कहीं पे भी इसमें मास का जिक्र नहीं हो रहा है, मतलब भार का जिक्र नहीं हो रहा है। तो मास की जो पावर आएगी वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। और एल आएगा वो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई का कोई काम नहीं है, तो एल जीरो आ गया। लेकिन जो टी है वो समय का होता है, तो यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड की पावर कितनी है? एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टी की पावर एक आ गई। और धारा का मात्रक होता है वही, यहाँ पे आ गया एम्पियर की पावर एक। तो आप इसको एम जीरो एल जीरो को हटा के केवल टी की पावर वन और ए की पावर वन भी लिख सकते हो, लेकिन ये एम जीरो एल जीरो लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि एक माइक्रो कूलम जो होता है वो 10 की पावर -6 कूलम के बराबर होता है। मतलब आप समझ सकते हो कितना छोटा होता है माइक्रो कूलम। तो आपको बता दूं, एक माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 कूलम के बराबर होता है। और एक नैनो कूलम, देखो इसको याद रखने का तरीका होता है, इसको एन को है ना नैनो बोलते हैं, तो नैनो को मतलब नो, नैनो तो 10 की पावर -9, नैनो में 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 कूलम। और एक पिको कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -12 कूलम के बराबर होता है। अब आपको बता दूं कि सीजीएस पद्धति के अनुसार, सीजीएस पद्धति अलग होती है, एसआई पद्धति अलग होती है। ज़्यादातर अपने एसआई पद्धति ही चलती है दुनिया में, लेकिन सीजीएस पद्धति का भी इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह पे ज़्यादा हो जाता है। तो सीजीएस पद्धति के अनुसार आवेश का मात्रक जो होता है स्टेट कूलम होता है। देखो ये कूलम्स वाले जो मात्रक वाले क्वेश्चन है ना, वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं कि एसआई पद्धति के अनुसार कूलम का मात्रक क्या होता है, वो आवेश का मात्रक क्या होता है, और सीजीएस पद्धति के अनुसार क्या होता है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आता है। या फ्रैंकलिन होता है। अब फ्रैंकलिन, आपको पता है कि फ्रैंकलिन ने तो आवेश की खोज की थी, तो उसके नाम पे, उसकी इज्जत के लिए यहाँ पे उसके आवेश को मात्रक को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻⁹ ESU, मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो इसमें कन्वर्ट करना भी आपको पता होना चाहिए कि एक कूलम आवेश को 3 × 10⁻⁹ ESU में लिखा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि 3 × 10⁻⁹ ESU है, तो आप उसको डायरेक्ट एक कूलम लिख सकते हो। आवेश का एक अन्य मात्रक फेराडे भी होता है, फेराडे साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे दिया गया है। और एक फेराडे होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। एक फेराडे का मान होता है वो कूलम में अगर चेंज करें। तो जो नेक्स्ट है वो आता है कि आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश के कुछ गुणधर्म होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना एक बार। तो आवेश के गुणधर्म में जो पहला आता है कि विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है कि जैसे ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, आपने अदिश और सदिश पढ़ लिया। अदिश राशि होती है ना, उसमें जो साइन होता है ना आवेश का वो जुड़ जाता है। और सदिश राशि में दिशा महत्वपूर्ण होती है। सदिश का मतलब सदिश का मतलब दिशा के साथ, ठीक है ना। और अदिश का मतलब बिना दिशा के। जैसे कोई चीज़ कौन सी दिशा में जा रही है, ये सदिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अदिश में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये अदिश राशि है। आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है। तो आवेश अदिश राशि, और किसी भी आवेश निकाय में उपस्थित कुल आवेश, मतलब किसी निकाय में, किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में कुल आवेश निकालना होता है ना, तो आवेश को जोड़ दिया जाता है। अगर नेगेटिव वाला है, कोई माइनस आवेश है, तो उसको माइनस के साइन के साथ जोड़ दिया जाता है, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ दिया, और यानी बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये कोई भी निकाय है, इसमें एक 3 कूलम आवेश है धनात्मक, एक 5 कूलम आवेश है धनात्मक, और एक -8 कूलम आवेश है धनात्मक, और एक -2 कूलम आवेश है, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे नहीं तो इन सारों का योग कर दिया जाता है इनके साइन के अनुसार, जो इनका चिन्ह है ना उसके साथ ही। तो ओवरऑल इस पर कितना आवेश आया, -2 क्यों आवेश आया। अगर यहाँ पे सदिश राशि होती ना तो उसकी दिशा का भी महत्व होता, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो गुण है आवेश का वो होता है विद्युत आवेश की निश्चरता। मतलब किसी भी निकाय पर उपस्थित विद्युत आवेश Q का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे कोई मेटल है, उस पर जैसे 5+5 Q आवेश है, तो आप ऐसे नहीं है कि उसको अगर आप 20 किलोमीटर स्पीड से चला रहे हो तो उसका जो आवेश है उसका मान चेंज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। वो स्थिर अवस्था में भी वही रहेगा, और जो अगर वो चल रहा है ना तो उस अवस्था में भी वही नहीं रहेगा। तो किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश Q का मान वेग के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे विराम अवस्था में आवेश Q है ना, तो गतिमान अवस्था में भी आवेश Q ही होगा, ठीक है। तो तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, विद्युत आवेश का संरक्षण। मतलब संरक्षण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी विलगित निकाय को मैं आपको बता दूं जिससे कोई भी टच ना हो, मतलब विलगित हो, वो पूरी दुनिया से विलगित हो। जैसे विलगित निकाय मतलब वो किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं है। जैसे धरती है, वो स्पेस में एक विलगित निकाय है,
इसे अपन कह सकते हैं वैसे आपको समझाने के लिए, जबकि वो विलगित निकाय है नहीं, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप काल्पनिक तौर पे सोचें कि कोई विलगित निकाय है जिसपे कोई भी मतलब कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी चीज़ टच में नहीं है, तो उसमें कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। विद्युत संरक्षण का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है। देखो इस पृथ्वी पे, इस स्पेस में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता। उसी टाइप से आवेश है ना, उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कभी नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन कभी भी खत्म नहीं होगा। उसको तोड़ेंगे तो वो किसी न किसी एलिमेंट में टूट जाएगा और उनसे जुड़कर वापस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप से ये विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट गुण आता है इसका वो आता है, एग्जाम्पल्स आ गए हैं, 3 गुण हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। घर्षण विद्युत के उदाहरण कि जब कांच की छड़ को, आपको हम पहले लेक्चर में बताया था, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है ना, उतना ही, ठीक है ना, उतना ही रेशम के कपड़े पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश संरक्षण के नियम को समझाने के लिए उदाहरण है। आपको याद रखना है कि कांच की छड़ को जब धनात्मक आवेश से रगड़ा, ये कांच की छड़ है मान लो, और इस पर मैं धनात्मक आवेश जो रेशम का कपड़ा है वो रगड़ रहा हूँ ना, तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा ना, रेशम के कपड़े पे उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो अगर इन दोनों के आवेश को जोड़ेंगे तो इस पर जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ और इस पर जितना ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, ये दोनों जुड़ के वापस जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इस पर धनात्मक था, इसमें ऋणात्मक था, तो दोनों जुड़ के जीरो हो गए। और जो जब हमने घर्षण करवाया था उससे पहले भी तो जीरो था, तो मतलब आवेश तो हमेशा सुरक्षित ही रहा ना, कि जो काम हुआ उससे पहले भी जीरो था और जो काम होने के बाद भी ओवरऑल तो जीरो ही रहा ना। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, देखो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पे धनात्मक आवेश होता है। जब दोनों को टकराते हैं ना तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है, जो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगी, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगी, ठीक है। जो आवेश रहित होती है, टकराने से पूर्व भी कुल आवेश शून्य तक है। इलेक्ट्रॉन पे धनात्मक आवेश है और उतना का उतना धनात्मक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश है और उतना का उतना धनात्मक आवेश पॉजिट्रॉन पे। तो ओवरऑल इस सिस्टम का आवेश कितना हो गया, इस सिस्टम में कितना आवेश हो गया, इस अगर दोनों को एक ही बर्तन में रख दे तो कितना आवेश हो गया उस बर्तन में, जीरो हो गया, क्योंकि इस पे धनात्मक, इस पे ऋणात्मक और इस पे धनात्मक है। अब दोनों को टकराएंगे अपन, दोनों को टकराएंगे ना तो ये गामा किरण उत्पन्न होगी, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न कहते हैं। तो ये गामा होगी ना, ये आवेश रहित होगी। तो पहले भी आवेश कितना था और बाद में भी आवेश जीरो हो गया, और इसका विलोम भी सत्य है। मतलब जब हम दोनों को, इस गामा किरण को वापस तोड़ते हैं ना, तो ये दोनों में ऐसे टूटती है, तो इस पे आवेश ओवरऑल जीरो है गामा किरण पे और इस पे भी जीरो है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पे। अब दूसरा एग्जांपल आपको मैं बता दूं, रेडियोधर्मी से। रेडियोधर्मी से का मतलब होता है जैसे इस पूरी धरती पर रेडियोधर्मी से बहुत अधिक मात्रा में होता है और उसको करोड़ों साल लगते हैं। जैसे यूरेनियम का एक नाभिक लेते हैं अपन, यूरेनियम आपको पता है 92 नंबर, ये जो 92 है ये उसका परमाणु क्रमांक है, और जो 238 है इसका परमाणु भार है। ऐसे लिखा जाता है ना आपको, नाभिक का जो परमाणु क्रमांक वो नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। यू का मतलब यूरेनियम होता है, ठीक है, जिससे बिजली बनाई जाती है। धरती में बहुत ज़्यादा बिजली यूरेनियम के नाभिक को तोड़कर ही बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यूरेनियम का नाभिक है, 92 नंबर इसका 9 परमाणु क्रमांक है। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये थोरियम, जो जिसका परमाणु क्रमांक 90 है और परमाणु भार 234 है, और एक अल्फा कण। अल्फा कण आपको मैं बता दूं, अब ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इस 12th क्लास की फिजिक्स में। अल्फा कण बोलते हैं हीलियम के नाभिक को, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का दुगुना होता है, 4 होता है। देखो सारे एलिमेंट्स का परमाणु भार दोगुना नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का परमाणु भार ऑलमोस्ट दोगुना होता है। तो इसमें देखो परमाणु क्रमांक 2 करो, ये 4, तो आप इसमें जोड़ो दे, परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने के उतने ही उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 92 है, 92 है। तो जो यूरेनियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो रिएक्शन जो मतलब ये टूटा उससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब आवेश कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब टूटने के बाद में कितना बना, इसका परमाणु क्रमांक 90 है तो ये 90 आ गया, और इसका परमाणु क्रमांक 2 तो ये 2, तो वापस 92 इलेक्ट्रॉन ही बन गया ना। तो मतलब ये टूटने से पहले भी 92 इलेक्ट्रॉन थे और ये टूटने के बाद में भी 92 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश सुरक्षित रहा ना। तो किसी भी रिएक्शन को देख लो, कहीं पे भी देख लो, विलगित निकाय में हमेशा आवेश सुरक्षित ही रहता है। नाभिकीय विक्रियाओं में देख लो आप, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है 14, और इसमें हीलियम का नाभिक टकराते हैं 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार के अनुसार। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु क्रमांक बन जाता है नाभिक, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 परमाणु क्रमांक होते हैं, और एक जो हाइड्रोजन का है वो बन जाता है, ठीक है।
तो इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके परमाणु क्रमांक और इसके परमाणु क्रमांक को जोड़ो, 7 + 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन थे। और इसमें बाद में कितने रिएक्शन होने के बाद में 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश हमेशा सुरक्षित रहा। अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, हमेशा आता है 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर इससे बनने वाला है। 2 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा बड़ा लिख देना है, और 1 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा छोटा लिख। जैसे क्वांटीकरण होता है क्या, आपको मैं बता दूं, देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को समझाने वाला हूँ कि विद्युत आवेश सतत राशि न होकर विविक्त राशि है। मतलब आपको मैं बताऊँ, जैसे दूध होता है ना, दूध वो एक सतत होता है। मतलब दूध है, जैसे बाल्टी में दूध है या किसी भगोने में दूध है, तो वो एकदम सतत है। आप उसको ऐसे नहीं, जैसे कि कहीं से काट नहीं सकते आप उसको, जैसे उसका एक प्रॉपर टुकड़ा नहीं कर सकते आप उसका, ठीक है। उसको दूसरे बर्तन में डाल सकते हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम दूध का पनीर बना लेते हैं ना, तो उसके छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं। पनीर के छोटे छोटे क्यूब भी तो होते हैं ना, ऐसे छोटा छोटा, ऐसे पनीर बन गया। मान लो ये पनीर है, ठीक है, और यहाँ पे पहले दूध था, ये पूरा दूध था। तो अब जैसे दूध में से आपको ऐसे कहा जा सकता है कि 1.2 लीटर दूध उठा लो, ठीक है ना, 1.2 लीटर दूध उठा लो बाल्टी में से, तो आप 1.2 उठा सकते हो। लेकिन जैसे पनीर के टुकड़े हैं आपके 100, तो आप ऐसे थोड़ी, कैसे पनीर का 1.5 टुकड़ा उठा लो, पनीर का 2.5 टुकड़ा उठा लो, पनीर का 2.5 2.3 टुकड़ा उठा लो, ऐसे नहीं उठा सकते। पनीर के टुकड़े उठेंगे तो या तो एक पनीर का टुकड़ा उठेगा, या 2 पनीर के टुकड़े उठेंगे, या 3 टुकड़े, आप काट तो सकते नहीं हो, या 5 उठेंगे या 10 उठेंगे। लेकिन दूध तो ऐसे उठ सकता है, 1.2 लीटर दूध, 1.3 लीटर दूध, 1.35 लीटर दूध, कितना भी कैसे भी इसको निकाल सकते हो। लेकिन पनीर को आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि पनीर का 1.2 टुकड़ा, 1.3 टुकड़ा, या तो एक टुकड़ा निकालो, या 2 निकालो, या 5 निकालो। मतलब विविक्त राशि हो गई, इसको टुकड़ों में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेश भी उस प्रकार से सतत राशि न होकर विविक्त राशि होती है। विद्युत आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं होता। आवेश का मात्रा जो न्यूनतम मान होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अतः निकाय पर संभावित आवेश Q बराबर +-n ही होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 रखो तो आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखो तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। तो आवेश का मान, आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बस वही होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आवेश लिया जा सकता है। लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता धरती पर, ठीक है। अब 3 नोट आपके पास, वो आपको दिखा देता हूँ कि आवेश द्रव्यमान युक्त राशि है। आवेश में मास होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान युक्त राशि, द्रव्यमान रहित आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। जो आवेश होता है वो द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है, ठीक है। और इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है क्योंकि देखो न्यूट्रॉन है, उसमें द्रव्यमान है लेकिन वो आवेश नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन में आवेश है और उसका द्रव्यमान भी है, ठीक है। तो आवेश में हमेशा द्रव्यमान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान हो उसमें आवेश हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिसमें आवेश होगा ना उसमें द्रव्यमान होगा, जरूर होगा। जिसमें चार्ज होगा ना उसका द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन जिसका द्रव्यमान हो उसमें आवेश हो ये कभी भी जरूरी नहीं है। क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसमें आवेश नहीं होता। दूसरा है स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश एक जगह पड़ा रहता है ना, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो उत्पन्न करता है। लेकिन समान वेग से गतिमान एक समान वेग से, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आवेश होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है ना। केवल विद्युत क्षेत्र ही नहीं करता, दोनों उत्पन्न करता है। और जब त्वरित होता है ना, जैसे कुछ देर के लिए 2 किलोमीटर स्पीड से चला, फिर 5 के चले, फिर 10 से चला, फिर 20 से चला, फिर 50 से चला, ऐसे जैसे त्वरण हो रहा है उसमें, त्वरित गति से अगर आवेश गतिमान होना, तो उसका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित होगा। ये तीनों नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न होंगी, ये तीनों नोट आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आवेश स्थिर हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर गतिमान हो तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, अगर समान वेग से गतिमान हो। और अगर त्वरित होना तब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम, जो कूलॉम का नियम है वो। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने आपके लाइक्स आएंगे ना वैसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पे आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।